सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ईरान का इसराइल पर हमले रोकना और इसराइल का ट्रंप की बात मानकर पीछे हटना, क्या ये मुस्तकिल अमन की तरफ कोई कदम है या ये ट्रंप नेतन्याहू का कोई हम देख लें कि गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम माहम और उज़ैर। जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा ही एनर्जेटिक होता है और बड़ी खुशी है कि आपके पास दोबारा मैं हाजिर हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। तो हम अगर अपनी गुज़श्ता एक दफ़ा जब मैं 15 दिन पहले आपके प्रोग्राम में आया था और बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा माहौल था और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हो रही थी। शादियाने बजाने की कोशिशें की जा रही थी और उस वक्त एक हमने वर्ड ऑफ कॉशन वहाँ पे दिया था, अगर आपको याद हो, कि उसमें एक गार्जियन की एक रिपोर्ट को रेफर किया था जिसमें कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात की थी कि उन्होंने कहा था कि ये एमओयू तो ठीक है, एक स्टार्ट है, लेकिन हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है और हम अपने ही दिफा के लिए कुछ भी करना चाहें तो करेंगे और अक्रॉस दी बॉर्डर भी करेंगे। तो वो देखें, उसके बाद से हम समझते हैं कि उस सारे चीज़ों को सबोटाज करने में वही एक माइंडसेट कार फरमा रहा है। और जब जब भी ये बात देखें, मेरे ख्याल में 8 अप्रैल को जब ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से कम 4 दफ़े ऐसा हुआ कि बहुत उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू हुई और इस जगह पे पहुँच के जब ये मामला ऐसा था कि सुलझने के करीब था और वहाँ पे इज़राइल ने दोबारा कुछ ऐसा किया या अटैक किया जिसकी वजह से दोबारा तमाम उम्मीदें जो है ना उन पे पानी फेर दिया। तो मेरे ख्याल में अब भी वर्ड ऑफ कॉशन तो रहेगा, क्योंकि अब भी जो बयान प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से आया है वो तकरीबन ऐसा ही है कि अभी हमने वॉर को कन्फाइन किया है और अगर कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसी हरकत हुई तो हम दोबारा उसको करेंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट फिर ईरान की तरफ से आई है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा पहली दफा अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा। अगर आप देखें तो पहले जितने भी अटैक्स हुए हैं तो वहां पे तकरीबन एक्सक्यूज मी एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मेडिटेरेनियन में खड़ा होता था, साथ में उनके एयरक्राफ्ट थे, वो सारे जो है इसको एक कवर प्रोवाइड करते थे इजराइल को। सही। तो इस दफा इसराइल को कम से कम ये हकीकत तो आश्कार हो गई है कि इजराइल ईरान के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता। दैट इज द रीजन कि अभी देखें उनका जो बयानात हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पहली दफा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ट्रंप के लिए जैसे ही इज माय गुड फ्रेंड टाइप, उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो इससे ये इंडिकेटर तो मिलता है कि अब इजराइल को भी कुछ चीजें समझ आ गई हैं कि अब बातचीत के जरिए बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं हासिल हो सकेंगे जो वो चाह रहे थे। ठीक। अच्छा सर, अगर हम देखें तो इसराइल बज़ाहिर तो अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात को डिरेल करने में अभी तक कामयाब नज़र आता है। अगर ये आर्जी जंगबंदी भी नाकाम हो जाती है तो क्या मौशी एतबार से दुनिया एक नए बदतरीन मौशी बहरान का मुकाबला कर पाएगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएई के अंदर जो सयाहत के लिए होटल्स हैं उसकी कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं, पुरतायुश होटल्स की। उसके अलावा जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें रात को यकदम स्पाइक हुई हैं। तो क्या दुनिया ये सब के लिए तैयार है? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश है इसने बेसिकली तमाम दुनिया को हिला के रख दिया है जी। और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपने जो गैस की प्राइसेस हैं वो जो एवरेज लास्ट ईयर की 3.1 डॉलर से लेके अभी 4.5 डॉलर्स तक चली गई हैं। तो उसका जो माशी इम्पैक्ट है बहुत डीप है अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए और साथ ही साथ जो अमेरिकन एलाइज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसके लिए तकलीफदेह सिचुएशन पैदा होगी। तो अब अमेरिका के लिए इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि वो किसी भी हवाले से इस जंग को रोके और मुआहदे को करके यहाँ से निकल ले। और बड़ी वजह जैसे आपको मालूम ही है कि अमेरिका के भी चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और उसमें अमेरिका जो है उसकी जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी जो अभी ग्रेडिंग आ रही है बहुत लो चली गई है। तो अभी उन्होंने इसको भी संभालना है और इसी तरीके से इजराइल में भी इलेक्शंस आ रहे हैं जो कि अक्टूबर के एंड में हैं।
और वहां पे भी नेतन्याहू की पार्टी जो है वो बहुत नीचे चली गई है। सही। तो इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि अब किसी तरीके से इस चीज से निकला जाए ताकि इसमें आगे अपने इलेक्शंस के ऊपर वो कंसंट्रेट करें। बिल्कुल बिल्कुल अहमद साहब, ऐसे ही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं। एक तरफ से बात कुछ करते हैं, मुज़ाकरात की बात होती है कि कामयाबी की तरफ जाएंगे, कुछ नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ हमले शुरू हो जाते हैं या फिर इसराइल का कोई दबाव बढ़ जाता है। आपको लगता है कि इस बार वाकई इसराइल अपनी एक समत में जाएगा और अमेरिका कोई अपने डिसीजन ले पाएगा? अभी इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी शायद बेहतर नजर आ रही है कि क्योंकि ट्रंप ने कई मौकों पे अभी बीच में ये बात की है कि वो अपना वॉर का जो बर्डन है कि वो वॉर किस लिए वॉर में चले गए, वो अब नेतन्याहू की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो उसको मुर्दल इल्जाम ठहरा रहे हैं। जी जी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका जो है वो हर कीमत पे मेरे ख्याल में इस मुआहदे को करके जो भी मुआहदा होता है उसमें से निकलने की कोशिश करना चाहता है। और इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान ने भी अपनी कोशिशें बहुत अपबीट की हैं। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं नकवी साहब, वो भी गए हुए हैं, और मेरा ख्याल है जी। वही एक बैकएंड के ऊपर उनकी जो सफारतकारी चल रही है उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। सही। बिल्कुल आपने सही कहा अहमद साहब। और इसी दौरान जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ख़ास तौर पर अमेरिका का पैगाम लेकर ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान पर इसराइल का हमला कर देना, ये अमेरिका को कितनी मुश्किल में डालने वाली बात है। और क्या आप नहीं समझते कि अमेरिका को इस पर कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल जो है वो इसराइल को देना चाहिए कि जब अमन की कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, तो फिर स्पॉयलर क्या अपना किरदार रोक नहीं सकता? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान है जो इसराइल ने एक्चुअली डिवाइस किया था, जो अभी खुल अच्छा। के सामने आ गया है। जब 8 अप्रैल के बाद ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त बैक एंड पे इनके कुछ हवारी हैं जिनमें इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनके मिनिस्टर फॉर सिक्योरिटी हैं। उन्होंने मिल के नेतन्याहू को ये प्लान दिया कि अगर हम ईरान की तरफ छोड़ के हम सिर्फ कंसंट्रेट करें लेबनान की तरफ, तो उससे ये है कि सारा का सारा जो फलक्रम है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और उसमें हम अगर यहाँ पे हिजबुल्लाह को डिफीट करते हैं तो ईरान कमजोर होगा, और उस कमजोरी का फिर फायदा उठा के हम ये है कि ईरान के साथ अच्छी डील कर सकते हैं। और यही चीज उन्होंने किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी उन्होंने बावर करा दी, और इसी वजह से वो पहला जो मुआहदा जस्ट होते होते रह गया। लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने देखा कि ये चीजें उस तरह नहीं चल रही और ईरान जो है वो वो पीछे हट नहीं रहा। अभी लास्ट देखिए, जब उन्होंने एक्चुअल तो अटैक किया था इजराइल ने लेबनान पे, लेकिन ईरान ने इजराइल पे फिर अटैक किया, बिकॉज उसने कहा था कि अगर इस फ्रंट पे वो इस तरह की हरकत करेंगे तो हम आपको अटैक करेंगे। सही। ये तकरीबन 31 बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने फायर किए हैं एक यकमुश्त, और ये बहुत बड़ा एक झटका है इजराइल को लगा जी जी। कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा। तो उस वजह से मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सख्त मैसेज गया है, जिसकी वजह से अब इजराइल को भी पीछे हटना पड़ रहा है। बिल्कुल एक सख्त मैसेज भी गया है। अच्छा, लास्टली कहिएगा, जिस तरह से ईरान ने दावा किया है कि 8 अप्रैल को पाकिस्तान की सालिसी और अमेरिका के साथ जो फ्रेमवर्क तय पा रहा था उसमें लेबनान लाजमी था, अब तेहरान का कहना है कि वो लेबनान पर इसराइली जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि इसराइल कहता है कि ईरान पर हमले बंद होंगे लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये तजाद इस मुमकिना डील को कैसे इफेक्ट कर सकता है? अभी इसमें एक और आप ट्विस्ट कह लें या एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अभी आपने सुना होगा कि लेबनान के जो आर्मी चीफ है जनरल रॉडल, वो हमारे फील्ड मार्शल की इनविटेशन पे पाकिस्तान आए हुए हैं। जी। सही। तो ये आने से पहले जो उन्होंने कुछ बयानात दिए, उनके अंदर कुछ इस तरह के बयानात थे कि वो ये समझते हैं कि लेबनान की स्टेट को अभी अपने जो गवर्नेंस है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी स्पेस को कम करना पड़ेगा। सही। तो ये कुछ इस तरह की डेवलपमेंट जरूर हो रही हैं कि शायद वहाँ पे हिजबुल्लाह के लिए स्पेस को कम किया जाए, और आने वाले दिनों में ताकि इस चीज को एक बैलेंस आउट किया जाए, ताकि ये एक मुआहदे की शक्ल में इसको दोबारा
ये मुमकिन बनाया जा सके। सही, कोशिशें यही की जा रही हैं कि मुआहदे की शक्ल में चीज़ें जो हैं वो मुमकिन बनाई जा सकें। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का।